जी हाँ। आज संधि में तीसरी और अंतिम संधि है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ध्यान देंगे, जैसे आपको बताया गया है कि विसर्ग चिन्ह के द्वारा हम पहचानते हैं, और विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से स्वर जो हमारी 11 हैं, अ आ ई, व्यंजन जो है कवर चवर टवर तवर पवर आने से ही विसर्ग संधि होती है। ध्यान देने वाली बात है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसका विसर्ग होता है। इसके काफ़ी नियम हैं। शुरू मैंने आपको बताया था कि विसर्ग संधि में कुछ नियमों को हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला नियम है च छ का श होता है। इसमें हम देखेंगे जैसे श होता है तो स में श और मूर्धन्य श, दंत श, होष्ठ स। अब इसमें ध्यान देना है कि संधि करते समय हमें पहचान में कैसे आएगा कि कौन सा श होगा। जैसे निश्चल है, यहाँ पर श है, दुस्तर है, यहाँ पर आप देखेंगे दुष्चरित्र है। तो आप ध्यान दीजिए, जब विसर्ग के बाद च और छ है, विसर्ग के बाद च और छ है तो च और छ का श होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, निह धन चय, विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद च आया है तो इसलिए यहाँ पर श हुआ है, जिसे हम होश सा कहते हैं। उसी प्रकार से निह धन छल है तो छ है तो छ का श होगा। यहाँ पर आपने देखा च छ है तो इसका श होता है। निधन तेज है तो त और थ का स होगा, जिसको हम दंत स कहते हैं। त थ का स होगा। यहाँ पर त है तो त है या थ है तो उसका स होगा। निह धन तेज तो निस्तेज। दुह धन तर दुस्तर त है। ठ है, ट और ठ का श होता है। विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ठ निष्ठुर हुआ है। दूसरा देखेंगे टंकार, धनुष टंकार हुआ है। यहाँ पर धनुष टंकार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग के बाद च छ होता है तो श, ट ठ होता है तो श, त थ होता है तो स होता है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम है। देखेंगे विसर्ग संधि का दूसरे नियम बताया गया। विसर्ग में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। बस इस प्रकार की संधि आए तो उसमें केवल विसर्ग के बाद आप उसे अलग कर देंगे, इसमें संधि कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दुःशासन है, इसमें कुछ किया नहीं गया है। दुःशासन में जैसे यहाँ पर दुह है, दुह लिखा गया है और इसको संधि कर दी गई, अलग कर विच्छेद कर दिया गया है। संधि तो है ही ये, इसको विच्छेद किया गया है। दुह अलग हो गया, यहाँ पर शासन अलग हमने लिखा और हो गया यहाँ पर दुःशासन। उसी प्रकार से दुस्साहस, निसंकोच, निसंतान और निसंग, ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। विसर्ग संधि के तीसरे नियम में विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ में कोई परिवर्तन नहीं होता। क ख है या प फ है, ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। जैसे रजह धन कर्ण, तो देख रहे हैं कि रज कर्ण में यहाँ पर केवल विसर्ग के बाद इसको हम विच्छेद कर देते हैं और रजकर्ण होता है। पयह पान, पय पान, और फिर से ध्यान दो क ख अथवा प फ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क है, यहाँ पर प है, क है, यहाँ पर दुह धन ख, दुख है, ख है। तो प क ख प फ हो तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अगला इसमें हम देखेंगे विसर्ग संधि में जो अगला हमारा नियम दिया गया है, चौथा नियम है कि विसर्ग के पहले, लाइट बराबर नहीं है, 1 मिनट। जी हाँ, विसर्ग के पहले ई उ हो तो विसर्ग का श होता है। अर्थात यदि विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो, जैसे हम लिखते हैं निष्कपट,
निष्कपट ई है। या दुष्कर लिखते हैं, दुष्कर, ये ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ऊ है। तो ह्रस्व ई और ऊ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग जो होगा इसका श हो जाएगा। समी षटकोण का तालव्य स, जो जिसको हम मूर्धन्य स कहते हैं। जैसे निष्कपट है, निष्कपट, तो यहाँ पर स आया है और स में आप ध्यान देंगे न पर कौन सा स्वर है, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई है, तो इसके पहले श का विसर्ग हो गया। निह धन का पट, द में ऊ ह्रस्व स्वर है, दो धन कर, निष्कलंक, निष्पाप, निफल, दुफल, दुष्फल आदि दिया गया है। अगला हमारा जो नियम होगा उस नियम में हम ध्यान देंगे, विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो अ का संयुक्त विसर्ग हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए। अब घोष व्यंजन किसे कहते हैं? आपको मैं शुरू में बताया था कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें वर्ग होते हैं और वर्ग में कवर, चवर, टवर, तवर, पवर्ग होता है। अब घोष वर्ण किसे कहेंगे? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण है। जैसे क वर्ग में क और ख को छोड़ करके ग, घ, ञ। च वर्ग में च, छ को छोड़ करके च, छ छूट गया, ज, झ, ञ। उसी प्रकार से क वर, चवर, टवर, तवर, पवर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख दिया है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो हमारा होता है। अब हमारी जो हमारा यहाँ पर जो हमारी परिभाषा बनती है वह पहले अ हो तो घोष व्यंजन आए तो वह संयुक्त विसर्ग हो जाता है। अ का संयुक्त विसर्ग हो जाएगा। जैसे अध, धन, गति, अधोगति। अब इसमें आपको बताया गया है अध है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, विसर्ग के पहले, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ हो, अ है, अ आया है। अब अ में अध है। अब आप देखेंगे अध में अध, ध में अ है, अ हो, उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन का आशय है क ख को छोड़ करके ग हो, घ हो, अंगा हो। ये देखिए ग आया है। तो क्या होता है? यहाँ पर संयुक्त विसर्ग हो जाता है। तो अधः गति का अधोगति, पयः धन द। अब द कहाँ से आया है? त थ, त वर्ग का त, थ, द, द, ध, त, थ को छोड़ करके द, ध, द आया है। पयः में, यह में अ है, विसर्ग के बाद द आया है तो पयः धन द पयोद। मनः धन योग मनो, मनोयोग। तेजा धन मय, तेजो मय। फिर यहाँ पर दिया गया सर धन ज सरोज, पयः धन धर पयोधर, मनः धन नयन मनोनयन, मनः धन रथ मनोरथ। काफ़ी ज़्यादा उदाहरण इकट्ठा किए हैं। मनः धन अनुकूल मनोकूल, अधा धन पतन अधा पतन, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से नियम हमारे बने हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम है इसका, उस महत्वपूर्ण सभी हैं। इसमें दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है अ आकार र होता है। अ स्वर, आ स्वर का र होता है। जैसे अ हो या आ हो। दुह धन भाग्य, अ भाग्य, भ में आ तो दुर्भाग्य, इसका र हुआ है। निह धन जर, निर्जर हुआ है। दुह धन गुण, दुर्गुण हुआ है। निह धन यात, निर्यात हुआ है। या आप कह सकते हैं कि विच्छेद करते समय जब रेफ र आए, जैसे कोई भी एक उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, निर्यात ले सकते हैं, निर्यात। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, हो जाएगा यह निह धन, नि धन यात, निह नहीं, निह धन यात, निर्यात। र का विसर्ग का र हो जाता है। उसी प्रकार से निरर्थक, निह धन उपाय निरूपाय, निह धन गुण निर्गुण, दुह धन मुख दुर्मुख,
वह धनमुख बहिर्मुख, दुह धन गम दुर्गम, निह धन आशा निराशा, दुह धन उपयोग दुरुपयोग और पुनः धन रचना पुनर्रचना। अगला हमारा नियम जो है वो है विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है और उसके ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो निह धन रोग, विसर्ग के आगे र, यहाँ पर देखिए आया है विसर्ग का, यहाँ पर लोप होगा तो निरोग, निह धन रस नीरस, निह धन रज नीरज, निह धन रव नीरव। अब विसर्ग शब्द में महत्वपूर्ण नियम है, कुछ शब्द में विसर्ग का स बन जाता है, ये कुछ अपवाद जैसे होते हैं। जैसे नमस्कार में नमः धनकार, पुरस्कार में पुरह धनकार और भास्कर में भा धन कर। तो इस प्रकार से व्यंजन शब्द समाप्त होती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह विसर्ग संधि क्या होगा, विसर्ग संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और स्वर संधि हो गई। अब अगला सोच रहे हैं कि समास लें, अगला टॉपिक हमारा समास का होगा।